हेलो दोस्तों, मैं अंकुल पटेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणु जनन के द्वारा जो परागकण का निर्माण हुआ था वो परागकण किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब है कि जो लघु बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण हुआ था, कितने परागकण का निर्माण हुआ था तो 4 परागकण का निर्माण हुआ था। आपको पता होगा, अगर पिछला वीडियो अगर देखे होंगे या अगर अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के तुरंत देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए, उसके बाद सारी चीजें समझ में आएगी। अभी ध्यान रखिएगा, बताया जा रहा है कि जब लघु बीजाणु जनन पढ़े तो उसमें बताया गया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री के बाद, यानी कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद टेट्राड माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड, कहने का मतलब टेट्राड का मतलब होता है चतुष्क लघु बीजाणु अगुणित का निर्माण होता है जो विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होता है। यानी कि जो 4 गो परागकण का निर्माण हुआ एगो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, यानी कि मान लिया जाए एगो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है और इसमें क्या हो गया मियोसिस कहने का मतलब है कि इसमें अर्धसूत्री हुआ, अर्धसूत्री होता है तब एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो। उसी प्रकार से ये 4 कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये 4 कोशिका जो है आपस में जुड़ा रहता है। अब सोचिए कि 4 को परागकण जुड़ा हुआ है तब उसको टेट्राड बोलेंगे, 4 को एक साथ रहता है तब उसको टेट्राड बोला जाता है। अब ये जो चारों है इस प्रकार से व्यवस्थित है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से व्यवस्थित होगा। और ये चारों जो है परागकण आपस में कोलेजन के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित है, लेकिन और भी कई प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। या अगर पूछेगा कि बताइए लघु बीजाणु जनन के द्वारा परागकण का निर्माण किस रूप में होता है, तो चतुष्क के रूप में होता है, यानी कि टेट्राड के रूप में, यानी कि एक ही साथ 4 गो होता है। और ये जुड़ा किसके द्वारा होता है आपस में, ये सभी चारों परागकण आपस में कोलेजन के द्वारा जुड़े होते हैं। और बताया जाता है कि बाद में ये सबके सब परागकण अलग भी हो जाते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, इस प्रकार से जो 4 गो परागकण है व्यवस्थित रह सकता है और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए पहले इसको समझते हैं क्या लिखा गया है। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कहने का मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, और ये कहाँ उपस्थित था, लघु बीजाणुधारी में मियोसिस के बाद, यानी कि अर्धसूत्री के बाद, यानी कि इसमें जब मियोसिस हो गया उसके बाद टेट्राड माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड यानी कि चतुष्क लघु बीजाणु अगुणित का निर्माण होता है। यानी कि जो 4 गो लघु बीजाणु, जिसको हम लोग परागकण भी बोलते हैं, लघु बीजाणु को ही परागकण बोला जाता है। तो जो 4 गो परागकण या चतुष्क के रूप में जो परागकण का निर्माण हुआ है वो अगुणित होता है, क्योंकि आप लिखो हेप्लॉइड। पूछेगा कि बताइए लघु बीजाणु जनन के द्वारा जो परागकण का निर्माण हुआ वो परागकण अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। तो याद रखिएगा, अगर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री के द्वारा कोई भी कोशिका का अगर निर्माण हुआ है तो वो अगुणित ही होगा, यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो टेट्राड माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड का निर्माण होता है जो विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होता है। अब विभिन्न प्रकार में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा 5 गो टॉपिक, और इस प्रकार से 5 तरीके से व्यवस्थित होता है। देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला चतुष्क फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में इस प्रकार से परागकण व्यवस्थित होता है। इसमें आपको 3 परागकण ही दिखाई पड़ रहा होगा और एक परागकण पीछे की ओर होता है जो इसमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर इस प्रकार से परागकण व्यवस्थित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्क फलकीय। दूसरा जो है वो है आइसोबाइलेटरल यानी कि समद्विपार्श्विक। और अगर जो है परागकण इस प्रकार से, ये फिगर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा तब इसको बोलेंगे समद्विपार्श्विक। और तीसरा जो है डिकस्टेट यानी कि क्रॉसित, और क्रॉसित में बताया जा रहा है कि ये जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, अगर इस प्रकार से परागकण व्यवस्थित होता है तो आप समझ लीजिए ये जो है क्रॉसित है। और एक परागकण इसमें भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो परागकण ये तीनों के पीछे की ओर होता है। तो ये चीजें याद रखिए, यानी कि परागकण को अगर इस ओर से देखते हैं तो वो चारों नहीं दिखाई पड़ेगा, 3 ही दिखाई पड़ता है।
और चौथा जो है लीनियर यानी कि लंबवत, यानी कि चारों परागकण इस प्रकार से अगर व्यवस्थित है कि ऊपर एक लीनियर रूप में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रूप में व्यवस्थित है। और अगर परागकण इस प्रकार से व्यवस्थित है कि टी आकार का संरचना बन जा रहा है, तब उसको बोलते हैं टी शेप्ड। बात समझ गया ना? तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि ये 5 प्रकार से परागकण जो है व्यवस्थित हो सकता है, जिसमें आपको पांचों का नाम बता दिया गया। आप कोशिश कीजिए कि पांचों के बारे में समझ लीजिए और कॉपी में इस प्रकार से लिखना है, फर्स्ट लिख करके फर्स्ट का फिगर ये है, सेकंड का फिगर ये है, थर्ड का फिगर ये है, फोर का फिगर आपका ये हो गया लंबवत वाला, और टी शेप्ड का फिगर ये हो गया। आप जो है 2-2 लाइन छोड़ करके लिखिए ताकि आप थोड़ा सा बड़ा फिगर बना सके। ऐसा नहीं कि फर्स्ट का फिगर थर्ड में बना लिए, थर्ड का फर्स्ट में बना लिए, उल्टा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको सामने सामने नहीं लिख पाए हैं हम, क्योंकि जगह कम है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी परागकण के संरचना के बारे में, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे परागकण के संरचना के बारे में। तो आइए चलते हैं परागकण के संरचना की ओर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण का सचित्र वर्णन के बारे में। इसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं, पोलन ग्रेन, यानी कि इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर, और इसका हिंदी होता है परागकण या लघु बीजाणु, हम लोग इसका हिंदी बोल सकते हैं। अभी जो है पूरा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं परागकण के सचित्र वर्णन के बारे में, और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया गया है, और इसलिए यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। बताया जाता है कि जब परागकण का निर्माण होता है तो परागकण एक कोशिकीय होता है, यानी कि परागकण एक ही कोशिका का होता है, और ये जो है अगुणित होता है, यानी कि हेप्लॉइड होता है। अभी कुछ देर पहले भी हम लोग जाने कि टेट्राड माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि जो चतुष्क परागकण का निर्माण हुआ था उसमें चारों परागकण अगुणित ही होता है, और ये अब परागकण जो है अलग हो चुका है, मुक्त हो चुका है एक दूसरे से परागकण, और ये परागकण एक कोशिकीय होता है सामान्यतः शुरुआती अवस्था में। लेकिन आगे चल करके इस कोशिका में जो है एक विभाजन होता है जिसका नाम है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस होता है। जैसे ही इसमें माइटोसिस होता है इस कोशिका में, तो इसमें दो भिन्न आकार वाली, यानी कि दो अलग अलग आकार वाली जो है कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक को बोलते हैं कायिक कोशिका और एक को बोलते हैं जनन कोशिका। किसको कायिक कोशिका बोल रहे हैं, किसको जनन कोशिका बोल रहे हैं, वो थोड़ी देर के बाद हम लोग जाने। अभी बस इतना याद रखिएगा कि परागकण सामान्यतः एक ही कोशिका वाला संरचना होता है, लेकिन इस कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, जिससे दो भिन्न आकार वाली कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें एक कोशिका को कायिक कोशिका बोला जाता है और दूसरी कोशिका को जनन कोशिका बोला जाता है। और याद रखिएगा समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिका का ही निर्माण होता है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा था, यानी कि अर्धसूत्रीय हो रहा था, तब जाकर के एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि वो अलग प्रकार का विभाजन है और ये अलग प्रकार का विभाजन है। आइए अब हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं परागकण के सचित्र वर्णन के बारे में। आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है ये संरचना जो है परागकण का है, और सामान्यतः परागकण का आकार जो है गोलाकार होता है। अगर कोई पूछेगा कि बताइए परागकण का आकार सामान्यतः कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि परागकण का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। इसी प्रकार से बताया जाता है कि परागकण का व्यास कितना होता है। इसका व्यास जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। परागकण का व्यास कितना होता है,
तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो परागकण होता है यह दोहरी झिल्ली वाला संरचना होता है, यानी कि दो झिल्ली वाला संरचना। एक बाहर में झिल्ली है चारों तरफ, ये हो गया आपका, और एक अंदर में भी झिल्ली है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः झिल्ली अंदर वाले को, और बाहर वाले को बाह्य झिल्ली या बाह्य चोल बोली। यानी कि सबसे पहले याद रखेंगे कि परागकण दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। और एक बार तो एग्जाम में पूछ दिया था, परागकण होता है एक झिल्ली वाला संरचना, दोहरी झिल्ली वाला संरचना, और इसी प्रकार से जो है दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन में था। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि परागकण का व्यास कितना होता है, और ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि परागकण का आकार कैसा होता है। तो ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो है दोहरी झिल्ली में बाहर वाले झिल्ली को हम लोग बाह्य चोल कहते हैं, बाहर वाले झिल्ली को बाह्य चोल, ये चीजें याद रखिएगा, और अंदर वाले झिल्ली को अंतः चोल कहते हैं। बाह्य चोल को हम लोग एक्साइन बोलते हैं इंग्लिश में, और अंतः चोल को बोलते हैं इंटाइन। अब हम लोग को समझना है सबसे पहले बाह्य चोल के बारे में कि बाह्य चोल क्या होता है। तो याद रखिएगा, परागकण के सबसे बाहर वाले झिल्ली को बाह्य चोल कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो बाह्य चोल होता है यह बना होता है क्यूटीन का, क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, पूछेगा कि बताइए ये जो बाह्य चोल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन का। बहुत जगहों पर सिर्फ स्पोरोपोलेनिन दिया हुआ रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों याद रख सकते हैं, क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन का ये बाह्य चोल बना होता है। अगर पूछेगा कि बताइए परागकण का बाह्य चोल या बाहरी झिल्ली जो है किस चीज का बना होता है, तो क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन का। ये जो है आपका ट है, इसी प्रकार से हम ट लिखेंगे, ये चीजें याद रखिएगा। अब बताया जाता है कि ये परागकण जो है इसका बाहरी जो झिल्ली होता है क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन, खास करके स्पोरोपोलेनिन की बात की जाए तो यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसको नष्ट करने वाला अब तक कोई एंजाइम या कोई अम्ल का खोज या कोई रासायनिक पदार्थ का खोज नहीं किया गया। और याद रखिएगा, बताया जाता है कि यह स्पोरोपोलेनिन के कारण ही जो है परागकण अधिक तापमान, कम तापमान, अम्लीय वर्षा या बहुत सारे माध्यमों में जो है ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। यानी कि ये परागकण जो है, यानी कि धूपा में भी अगर रहेगा तो खराब नहीं होगा, ठंडा में भी एकदम रहेगा तो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है बताया जाता है कि इसका बाहरी जो झिल्ली होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और जिसके कारण परागकण जल्दी नष्ट नहीं होता। तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि परागकण जल्दी नष्ट क्यों नहीं होता है, तो परागकण जल्दी इसलिए नष्ट नहीं होता है क्योंकि इसका बाह्य चोल जो है क्या चीज का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन को नष्ट करने वाला ना कोई अभी तक रसायन का खोज हुआ है, ना कोई एंजाइम, ना कोई अम्ल का खोज अभी तक हो पाया। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो ये था बाह्य चोल के बारे में। अब जो है यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जनन छिद्र, ये जो छोटा सा होल टाइप का संरचना है, पोर टाइप का जिसको बोल सकते हैं, जिसको जर्म पोर भी बोलते हैं, जर्म पोर। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बताया जाता है कि परागकण के बाहरी झिल्ली यानी कि बाह्य चोल में एक सुस्पष्ट द्वारक पाया जाता है। एक नहीं बल्कि अनेक भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कई सुस्पष्ट द्वारक पाए जा सकते हैं परागकण में। तो परागकण के बाह्य चोल में एक सुस्पष्ट द्वारक, द्वारक का मतलब छिद्र समझ लीजिए, सुस्पष्ट द्वारक पाया जाता है जिसको हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। और इस स्थान पर यानी कि जनन छिद्र के स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। पूछेगा कि बताइए परागकण के बाह्य चोल के किस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, तो एकदम सिंपल है, यानी जनन छिद्र के पास में स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। यानी कि जहां पर भी जनन छिद्र होगा वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। ये चीजें याद रखिएगा।
परागकण के बाह्य चोल के जनन छिद्र के स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। और बताया जाता है कि जब परागकण का अंकुरन होता है तो पराग नली इसी जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। पराग नली बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पराग नली कैसे बनता है। अभी बस इतना याद रखिएगा, जब परागकण का अंकुरन होता है तो परागकण में जो है पराग नली का निर्माण होता है, और वो पराग नली अंदर से बाहर की ओर कैसे निकलेगा, तो इसी जनन छिद्र के द्वारा निकलता है। तो ये चीजें हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जनन छिद्र के बारे में भी जान गए, बाह्य चोल के बारे में भी जान गए। अब हम लोग जानने वाले हैं अंतः चोल के बारे में। ये अंतः चोल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। परागकण के अंदर वाले झिल्ली को हम लोग अंतः चोल कहते हैं। परागकण के अंदर वाले झिल्ली को क्या बोलेंगे, अंतः चोल कहेंगे। और यह जो है अंतः चोल सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होता है, एवं पेक्टिन। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सेलुलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। अगर पूछेगा कि बताइए परागकण का अंतः चोल किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज एवं पेक्टिन का। और बाह्य चोल तो अभी जाने क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन। अंतः चोल तो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। बताया जाता है कि इस अंतः चोल के अंदर में जो है एक द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ये जो डॉट 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 संरचना दिखाई पड़ रहा है, ये जो है ये हो गया, और ये जो डॉट 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 है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स यानी कि परागकण के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब बताया जाता है ये मैट्रिक्स जो है दो भागों में बटा होता है। एक बड़ा भाग होता है तो दूसरा छोटा भाग होता है। याद रखिएगा, अंतः चोल के अंदर जो द्रव होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स जो है दो भागों में बटा होता है। बड़े वाले भाग में एक कोशिका, बड़ी कोशिका उपस्थित होता है। ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, तो बड़े वाले भाग में बड़ी कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। बड़े वाले भाग में बड़ी कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, और छोटे वाले भाग में छोटी कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। बताया जाता है कि कायिक कोशिका आगे चल करके और बहुत सारी जगहों पर बताया जाता है कि इसके द्वारा पोलन ट्यूब का भी निर्माण होता है, और कुछ जगहों पे लिखा हुआ रहता है कि ये जो है डीजनरेट हो जाता है। लेकिन आगे इसको हम मतलब पूरी तरह से क्या करता है कायिक कोशिका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बस अभी इतना जानिएगा कि बड़े वाले भाग में बड़ी कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, और जो छोटा वाला भाग है उसमें जो है छोटी कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। और बताया जाता है कि इसी जनन कोशिका के द्वारा जो है आगे चल करके नर युग्म का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये छोटे वाले भाग में जो छोटी कोशिका है इसको हम लोग जनन कोशिका या जनरेटिव सेल बोलते हैं, और इसी के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है, तो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ये था जो है परागकण का सचित्र वर्णन, और इसको ध्यान रखिएगा। और ये पूरा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इससे कई ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा है। आप कॉपी पे जो है दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो पूरा जो है आप इसको मिला करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पॉइंट ऊपर में हेडिंग डाल लीजिएगा। पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन को हम लोग परागकण बोलते हैं और माइक्रोस्पोर को लघु बीजाणु बोलते हैं। का सचित्र वर्णन, ये हेडिंग डाल लेना है, और उसके बाद आप पॉइंट बना बना करके नीचे लिख सकते हैं कि परागकण का आकार गोलाकार होता है या परागकण का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। परागकण का व्यास जो है या इसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। यह दोहरी झिल्ली वाला संरचना होता है। इसके बाहर वाले झिल्ली को बाह्य चोल, अंदर वाले झिल्ली को अंतः चोल कहते हैं। इसका बाहर वाला झिल्ली जो है यानी कि बाह्य चोल जो है वह क्यूटीन एवं स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और अंदर वाला जो झिल्ली होता है उसको अंतः चोल कहते हैं। यह सेलुलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। यानी कि जितना भी पॉइंट बन रहा है उसको आप पॉइंट बना बना करके लिख लीजिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डाल देगा, और इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से जो है वीडियो को लगातार देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सारे लोगों को बोल दीजिए। और इसी प्रकार से आप लोग के लिए हड़बड़ाइए नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए और भी बहुत सारा वीडियो हम बनाने वाले हैं जो काफी लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलने के कारण जो है कुछ जो है कारण से बिजी हो जाते हैं, तो फिर वीडियो भी नहीं बन पाता है। तो आप टेंशन न लें, हम जो है सोच रहे हैं
कि आपके लिए जो है काफी लॉन्ग और भी वीडियो लाया जाए, और जल्द ही आप लोगों के लिए जो है सारा वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है आप पहले कंप्लीट कीजिए। अगर बायोलॉजी में सिर्फ पास होना तो आपको जो पहला चैप्टर में हम पढ़ा दिए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में से, उसको पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी जो है बहुत सारा क्वेश्चन बैंक भी हम सॉल्व करवाएंगे, सारा चीज डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। तो आप टेंशन न लें, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट कॉपी में लिखते चलिए, और जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आ रहा है, या क्या अच्छा लग रहा है तो बोलिए एक्सेलेंट, या नाइस वीडियो, या टोटल समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो है आप कमेंट किया कीजिए, ताकि हम समझ पाएंगे कि आप जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।